हाय, दिस इज़ गुलाब। क्लास 11 फिजिक्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हम तक हमने स्टडी किया। तो एक बार हम बताना चाहेंगे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 क्या क्या था। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 3 है मोशन इन 1 डायमेंशन, चैप्टर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन, चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 जिसमें हम स्टडी करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी आज स्पेशल हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? वर्क के ऊपर। तो वर्क में हमने क्या स्टडी करना है कि वर्क किसको बोलता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट, और वर्क में फोर्स की इम्पोर्टेंस है। और फोर्स तरह तरह फोर्स हो सकता है, जिसमें से हम फोर्स कांस्टेंट में होगा तो वर्क का क्या डेफिनेशन और क्या फार्मूलाज पढ़ेंगे। फोर्स जब वेरिएबल होगा, फोर्स जब 1 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ से हमने कैसे वर्क डाउन निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, इन तमाम चीज़ों का बात करेंगे। पढ़ने के लिए यानी कि वर्क, पावर, एनर्जी को स्टडी करने के लिए हमें प्रीवियस लेसन का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो इसलिए प्रीवियस लेसन का कुछ जो कॉन्सेप्ट लगता है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर वर्क के ऊपर आ जाएंगे। प्रीवियस लेसन में सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 क्या पढ़ा था, फिजिकल वर्ल्ड, उसका कोई जरूरी नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फोर्स का यूनिट, वर्क का यूनिट, एनर्जी का यूनिट और पावर का यूनिट हम पढ़ते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम जूल से जानते हैं। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट कोई तरह का है जिसमें हमेशा हम ही लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हमें जूल से कन्वर्ट करते। एनर्जी का यूनिट होता है, इसका भी जूल है। पावर का यूनिट जूल डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि W/T से, W होता है जूल, जूल डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम पावर मानते हैं। और पावर का दूसरा यूनिट है वाट। ये हम यूनिट एंड मेजरमेंट में स्टडी किया और इसके फिजिकल जो डायमेंशन है, डायमेंशन निकालना सीखते हैं। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, और यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन में अगर याद होगा, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो यहाँ इस प्लेस से इस प्लेस में अगर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये जो दूरी है, अगर इस दूरी में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो डी से डिनोट करेंगे, यानी कि डी। इस डी के साथ अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा बोल जाता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा है, अच्छा, डिस्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं, एस है डिस्प्लेसमेंट को। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि v बाई टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल वेलोसिटी बाई टाइम। अगर छोटे छोटे होता है तो ds/dt और dv/dt से हम डिनोट करते हैं। अगर ये वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है और v अगर वेरिएबल है, छोटे टाइम की, स्मॉल टाइम के लिए हम इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, उसके बाद वेलोसिटी हमें मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस का जो दूरी है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वर्क के ऊपर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता होना होता है। उसी प्रकार मोशन इन 2 डायमेंशन में हमने वेक्टर के बारे में स्टडी किया। वेक्टर को क्यों स्टडी करना पड़ता है? जब मोशन इन 1 डायमेंशन है, 2 तरह का मोशन है, या तो एक्स एक्सिस में चल रहा है, एक्स एक्सिस में, या तो पार्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड, यानी कि वाई एक्सिस में। 1 डायमेंशनल का मोशन हम मोशन इन 1D में पढ़ते।
और जब चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टडी किया वो मोशन इन 2 डायमेंशन यानी कि किसी एंगल में, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए 1 डायमेंशन का हम नहीं यूज़ कर सकते, 3 डायमेंशन का या 2 डायमेंशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि एक्स में भी चलता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट। इस दोनों जब 2 डायरेक्शन में चलता है उसको हम इस्तेमाल पढ़ाई करने के लिए वेक्टर का पढ़ाई स्टडी किया। तो अगर याद होगा नहीं भी होगा तो अभी हम देख लेंगे, इसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा वर्क डन में। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, फोर्स ए एक्स एक्सिस के साथ ये वाला है, थीटा एंगल में चल रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी है, यानी कि एक्स में भी फोर्स है, वाई में भी फोर्स है। अगर इस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं, ये एफ है तो इसकी एक्स कंपोनेंट होता है एफ एक्स, अगर वाई कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे एफ वाई, जैसे रिजॉल्व करते हैं तो ये फोर्स आउट हो जाता है, यानी कि ये फोर्स डिवाइड हो गया दोनों तरफ। क्लियर हो गया, एफ एक्स और एफ वाई। इस एफ को अगर मैं डिनोट करना चाहता हूँ तो एफ इक्वल एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो आई कैप और जे कैप क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कौन सा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से ये समझा रहा है ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया, इस प्रकार हमने स्टडी किया था। उसके साथ साथ 2 वेक्टर के हमें एक स्टडी किया था, जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा। डॉट प्रोडक्ट्स में अगर ये वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी कॉस थीटा होता है। और ये जो थीटा है इस दोनों वेक्टर की एंगल, बीच का एंगल है। और वेक्टर का एंगल हमें कैसे निकाला जाता है, टेल टू टेल या हेड्स टू हेड। यानी कि वेक्टर, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, दोनों का टेल के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम मानते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। वो एंगल है ए कॉस थीटा। इस दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों का बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, लेकिन दिस इज नो मोर वेक्टर, so it become a scalar quantity, doesn't have any deduction, only magnitude we consider। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ में अगर ये वेक्टर इस फॉर्म में है, इन वेक्टरों को, ये भी एक वेक्टर है, कोई वेक्टर कैसे भी है, तो हम इन वेक्टरों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ए को अगर रिजॉल्व कर देता हूँ तो ए का वैल्यू आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से। उसी प्रकार बी को हम अगर देखते हैं तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस प्रकार हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर कुछ भी हो उसको हम एक्स वाई जेड पे रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो बहुत आसान है। इस दोनों एक साथ सिर्फ प्रोडक्ट हो जाता है बस, ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये डॉट नहीं है, इंटू है। और यहाँ पर कोई आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं लगाते, क्योंकि आफ्टर द डॉट प्रोडक्ट इट बिकम ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए हमें इसमें कोई आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगाया जाता है। इसको कोई डायरेक्शन है ही नहीं। यहाँ तक डायरेक्शन है, इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सिंस इट इज ए वेक्टर, इट्स ऑल्सो, बट इट डजंट हैव। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो ये वाला जो फार्मूलास है ये, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ये कौन सा लेसन में हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर का एक लेसन है, उसमें हमने बारीकी से स्टडी किया। जिन्होंने देखा नहीं पक्का उसको देख के आना। वर्क पावर एनर्जी जो लेसन चलने वाला, ये बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
तो ये था कंसेप्ट जो प्रीवियस लेसन में हमने स्टडी किया, वही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम आते हैं वर्क में, ठीक है। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो यू वुड लाइक टू नोट, पॉज करके नोट करो, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूँ। वर्क का डेफिनेशन, हमने फिजिक्स का अंदर वर्क का डेफिनेशन इस प्रकार बताया गया है। वर्क, अगर हम W से वर्क डिनोट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। दोबारा बता रहा हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट हमने स्टडी कर लिया, फोर्स हमने स्टडी किया। फोर्स का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, फोर्स कहाँ पर स्टडी किया, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में एफ का वैल्यू होता है एम इंटू ए। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट से हमें वर्क बनता है। इसका ये मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स अप्लाई हुआ तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा हम डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं। चलो अच्छा, अगर एस डिस्प्लेसमेंट हो गया और हमने अप्लाई किया फोर्स अप्लाई किया, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया है, ओके। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट से हमें अगर मैग्नीट्यूड निकलता हो तो एफ और एस कॉस थीटा, ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर, इसलिए वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये जो एंगल है एफ और एस का बीच का एंगल, अगर ये इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स मैंने ऐसा लगा दिया, इसके बीच में अगर थीटा है तो एफ एस कॉस थीटा, इसका ये मतलब है इसकी, इस फोर्स की जो इस डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को कंसीडर करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, एफ तो एक वेक्टर है, इस वेक्टर का इस तरफ भी कंपोनेंट होगा, इस तरफ भी कंपोनेंट, अगर जेड कंपोनेंट भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा वाला कंसीडर करना है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को। इसका यही मतलब होता है एफ कॉस थीटा, यानी कि मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू एस। तो एफ कॉस थीटा से ये सूचित हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के वाला कंपोनेंट के साथ हमें डिस्प्लेसमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यही वर्क डन है। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो एस को उठा के इसकी डायरेक्शन में लाओ। कभी कभी ऐसा होता है हमें न्यूमेरिकल करने में एफ का कंपोनेंट निकालना मुश्किल होगा, लेकिन एस का कंपोनेंट एफ की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, यानी कि एस कॉस थीटा निकाल सकता। तो ऐसा कंडीशन में एस कॉस थीटा को कंसीडर कर देंगे, हम निकाल लेंगे। तो कुल मिला के हमने एफ और एस का दोनों का डायरेक्शन सेम करना है, कंपोनेंट को रिजॉल्व करके उस डायरेक्शन में उस दोनों का जैसे प्रोडक्ट आ जाएगा, मुझे वर्क डन मिल जाएंगे। वर्क डन का डेफिनेशन खत्म। यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, इसको बोला जाता है जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, क्लियर हो गया, यूनिट हमें पता लग गया और वर्क डन पता लग गया। अब इस वर्क डन से एंगल का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। एंगल का इम्पोर्टेंस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल 0 डिग्री तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 0 इक्वल 1 एफ इंटू एस आ जाएगा। जब 90 डिग्री यानी कि ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया 90 डिग्री, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री इक्वल 0, इसका ये मतलब होता है अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें 90 डिग्री एंगल में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, वर्क डन इक्वल 0। तीसरा कंडीशन, अगर थीटा का वैल्यू थीटा का अगर 180 डिग्री होता है तो cos 180 डिग्री का मतलब होता है -1। क्या होगा, -1। तो 3 कंडीशन हमने देखा, थीटा इक्वल 0, 0 पे हमारा वैल्यू हो रहा है वर्क डन इक्वल एफ इंटू एस,
और सेकेंड कंडीशन देखा थीटा 90 डिग्री, जिसमें हमें वर्क डन होता है 0, और थीटा जब 180 डिग्री ऐसा कंडीशन में वर्क डन मिल रहा है -FS। इस माइनस का मतलब होता है नेगेटिव वर्क, यानी कि वर्क डन तो है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब उस चीज़ों के ऊपर क्या, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, नेगेटिव मतलब उससे कुछ एनर्जी ले रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है तो मैं ऑपोजिट में फोर्स लगाया हो सकता है, तो गाड़ी में जब ऑपोजिट में फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोशन को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये जाना चाहता है, इसको रोकना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हालांकि उस तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में फोर्स लगने तब नेगेटिव वर्क डन होता है। सेम उसी प्रकार एक अगर कभी भी किसी चीज़ का अगर मोशन होता है, स्मूथ सरफेस स्मूथ नहीं है तो इसके अगेंस्ट में मोशन हो रहा है इस तरफ, और इसके अगेंस्ट में कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में जो वर्क डन करता है तो वर्क डन कैसे होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। एक मोशन इस तरफ हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट में लग रहा है। इस प्रकार फोर्स क्या है, नेगेटिव वर्क डन करता है। तो हमें पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन का पता लग गया, एंगल का इंपॉर्टेंस कौन लग गया, और कौन कौन कंडीशन में वर्क डन 0 हो सकता है। हमने फोर्स लगाया नहीं तो 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं 0 हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है 0 हो सकता है। इन द सेंस मैंने फोर्स अप्लाई किया, जैसे ये बोट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, बट बोट इज नॉट मूविंग, इट इज स्टैटिक, इट इज इन सेम पोजिशन, रेस्ट कंडीशन, so it doesn't work. The force which I apply, it means I do not do any work. उसी प्रकार कोई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर किसी कुली ने किसी चीज़ों के ऊपर, मुंडी के ऊपर रखा, सिर के ऊपर रखा और मूव कर रहा है, क्या वो वर्क डन कर रहा है। इस कंडीशन में मैं अगर देखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या लगा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और मोशन कहाँ हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 है। इसका मतलब वो पोर्टर ने, कुली ने, इट doesn't do any work whenever he walk in x axis and the force is applied to the y axis। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होते कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है। ये तो एंगल की बात हो गया, या कोई चीज़ जैसे मैं अभी एग्जांपल दे दिया, दीवार हिला नहीं लेकिन मैंने तो बहुत मेहनत किया, मुझे पसीना आ गया, फिजिक्स बोला कि तुमने काम नहीं किया, मैं बैठ के स्टडी कर लिया, मेरा कोई मोशन नहीं है, बहुत मेहनत किया, हमने कोई काम नहीं किया। तो वर्क का डेफिनेशन यही है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम अलग अलग चीज़ों में फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल से हम क्या समझेंगे और उसका एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट और साथ साथ में हम देखेंगे कि वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, 2 डायमेंशन में कैसे होता है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा हमें लगते रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इरेज कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे फोर्स की अलग अलग फोर्स का क्या वर्क डन है, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg है, कितना का है, 5 kg। इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। इसमें म्यू है 0.1। म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देने का यही मतलब है, ये स्मूथ सरफेस स्मूथ नहीं रफ है, तो इसकी ऑपोजिट में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये पूछा जा रहा है इसमें जितना भी फोर्स है, हर एक फोर्स के द्वारा क्या क्या काम किया गया है। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या क्या है, ठीक। और ये जो 10 न्यूटन हुआ है, इस 10 न्यूटन के वजह से 3 मीटर चला। कितना चला, 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर। किस तरफ हुआ, राइट की तरफ, एक्स पॉजिटिव का एक्स डायरेक्शन की तरफ।
तो हमें वर्क डन निकालना है हर एक फोर्स के। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या क्या फोर्स है। एक तो 10 न्यूटन वाला फोर्स है, दूसरा हमारा कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, तीसरा फोर्स के नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जो मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 10 मान रहा है, यानी कि 50 न्यूटन। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसको Fg से डिनोट करते हैं। और इस सरफेस ने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो n है, ठीक है। और अगर ये मूव नहीं करता है, अप एंड डाउन में अगर मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यानी कि mg के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू इनटू एन, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में थ्योरी वीडियोस में स्टडी किया। म्यू इनटू एन, म्यू का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है और एन का मतलब m इंटू जी, जो हमें 50 निकला, 50, तो यहाँ से होके 5 न्यूटन। तो इस तरफ 10 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन, ऊपर की तरफ 50, नीचे की तरफ 50। ये 4 फोर्स मिला, चारों फोर्स में हमें वर्क डन निकालना है। सबसे पहले हमने वर्क डन 10 न्यूटन के लिए निकाल के देखते हैं। तो वर्क डन फॉर 10 न्यूटन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना और उन दोनों का बीच का एंगल ऑफ कॉस थीटा। तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो cos 0 = 1 हमारा आ जाएगा कितना, 30 यूनिट क्या होगा, जूल, पॉजिटिव में आ गया है। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर मैं वर्क डन बोलता हूँ तो ये कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना 3, इक्वल -15। क्यों माइनस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एफ एस cos थीटा, cos 180 डिग्री। ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये तो माइनस में आ जाएंगे, ये माइनस हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस है। अभी हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन के लिए वर्क फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में वर्क कितना होगा, इसके डायरेक्शन के ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन दोनों का इसमें एंगल कितना है, यानी कि 0 हो जाएगा। और वर्क फॉर कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम देखते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारे फोर्स की बता। इसी कंडीशन में और एक कंडीशन आ सकता है, क्या आ सकता है, मान लो ये कोई व्हीकल है, चल रहा है, चलते चलते इस व्हीकल को कार्व रोड आ गया। जैसे हमारे पास कोई कार्व रोड आ जाएगा, कार्व रोड आ जाता है, यहाँ पर अगर व्हीकल चलता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स। हम प्रीवियस लेसन में स्टडी किया। अगर पूछा जाता है सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है, तो सेंटीपिटल फोर्स किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, और हमारा जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस तरफ है, इसका टेंजेंट। तो इस दोनों का बीच में हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री, किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यानी कि ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट का बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसा कंडीशन में दोनों का वर्क डन कितना होगा, 0। इसलिए सेंटीपिटल फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कौन सा फोर्स, सेंटीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल भी स्टडी किया, दोनों फोर्स एक ही है। एक मतलब हमें अगर इनर्शिया फ्रेम से देखा, नॉन इनर्शिया, उसके ऊपर डिपेंड करके सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हम कंसीडर करते। तो सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर बोलता है वर्क डन कितना है, हमेशा हम क्या लिखना है, 0 लिखना है। इतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि फोर्स का कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स वेरिएबल। ये फोर्स 10 न्यूटन है। कभी कभी हमारे पास ऐसा दिया रहेगा F = 2 × x। इसका क्या मतलब है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कोई एक फोर्स है F = 2x बताया जा रहा है, x = 1 से लेके x = 5 का बीच डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 1 से लेके 5 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीटर में दिया 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक।
तो बताओ उस कंडीशन में वर्क डन कितना है। हमने डायरेक्ट एफ एक से लेके 5 तक अगर गया हुआ है तो 5 - 1 4 मीटर, यानी कि 2 × 4 मीटर हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स है, एक्स का हर एक वैल्यू के लिए फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसा भी बोल सकता हूँ एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट कर दो 4 हो जाएगा, 5 पुट कर दो 20, लेकिन एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक 1.1 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है, 1.005, हर एक कंडीशन में फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम इस प्रकार नहीं ले सकते। ऐसा कंडीशन में हम करते क्या है, इसकी इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटी, यानी कि W इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ f.dx, ठीक, और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक। अगर f, ये हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है f.dx हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वाला f अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो बाहर, अगर इस कंडीशन में f कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, f बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा, x, f.x हमें मिल गया। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल वाला हम पुट कर देंगे। तो इसी कंडीशन में f इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल 1 से लेकर 5 तक अगर हमें पूछा गया तो मैं कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कर देते 1 to 5, f का वैल्यू 2x dx, हमें इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाता है x to the power 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2, ये 2 है बाहर आ जाएंगे, ये अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2, 1 से लेके 5, तो आंसर आ जाएंगे 2 × x² का मतलब 5² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1² डिवाइडेड बाई 2, ये 2 बाहर आ जाने से बेटर हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट में रखते हैं 25 - 1 24, 2 × 24 यानी कि 48 जूल। तो आंसर कितना आया, 48 जूल। क्लियर है। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। इस फार्मूला से कुछ चीज़ का याद हमें आना चाहिए। जब भी दो का प्रोडक्ट में या इंटीग्रेशन फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में होता है, हमने एक चीज़ सीखा, यानी कि हम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं कि कोई अगर x फंक्शन है, y फंक्शन है, ऐसा कार्व है, कोई सा भी कार्व, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये इस कार्व का, ये जो कार्व का एरिया समझाता है। क्या है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर y और x की कार्व y.dx से हम निकालते हैं, और इसमें हम लगाते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि x का वैल्यू कोई होगा x1, x2, x1 और x2। तो यही पर सेम f.dx, इसका मतलब f क्या है, y फोर्स और x डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हमारे पास ग्राफ है, दोबारा बोला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उस ग्राफ में जो अंडर द कार्व में जो एरिया होगा, उस एरिया से भी हम क्या निकाल सकते, वर्क डन निकाल सकते। तो एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। पॉज करके नोट डाउन करो। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि फोर्स, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के लिए उसके एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, एक हमने निकालना सीखा। दूसरा, वेरिएबल फोर्स कैसे एक्ट करता है, वेरिएबल फोर्स को हमें कैसे निकालना है। और यहाँ से जब फॉर्मूला हमें मिल गया कि f.dx, इंटीग्रेशन ऑफ f.dx इक्वल वर्क डन, तो इस फॉर्मूला से भी हमें एक चीज़ फिर रिवर्स करके पता चला कि जब भी f.dx इंटीग्रेशन आ जाएगा y dx, तो वो जो कार्व है y का, जो इस फंक्शन का जो कार्व है, वो कार्व अंडर, एरिया अंडर द कार्व, दैट इज ए
वर्क डन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राफ की कंडीशन में वर्क डन इक्वल एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व है? किस चीज़ का? एफ एक्स ग्राफ का। कौन सा ग्राफ? एफ एक्स, यानी कि वो ग्राफ किस किस के बीच में होना चाहिए? वाई एक्सिस में फोर्स और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ से भी हम वर्क डन निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमारे पास दो ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 2। तो ग्राफ नंबर 2 हम बाद में देखेंगे। 1 में दिया गया है इस प्रकार, और यहाँ से बोला है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ। कितना है टोटल वर्क डन? तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, तो एक पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, नेगेटिव फोर्स। एक्स का ऊपर की तरफ पॉजिटिव होला और नीचे नेगेटिव होगा, तो दो वर्क डन होगा। हम इसका नाम दे दिया W1, इसका नाम दे W2, दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो टोटल वर्क डन। तो पहले W1 निकालते हैं। वर्क डन का मतलब क्या होता है? अगर ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ किस किस का बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में ग्राफ है, तो वर्क डन किस प्रकार? एरिया अंडर द कर्व। तो मैं यहाँ तक दिखाई दिया कि पॉजिटिव 10 है, तो पॉजिटिव 10 जब किसी चीज़ों के ऊपर लगाए, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 2, यानी कि 2 हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होगा? अंडर द कर्व। ये कौन सा रेक्टेंगुलर हो गया, तो इस तरफ कितना है 10 और इधर हो गया 2, तो एरिया क्या होगा? 2 × 10 20, यानी कि 20 पॉजिटिव। अगर W2 हम देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स कितना? -5, और ये -5 है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 3 4, यानी कि ये भी 2 10, यानी कि -10। अगर टोटल वर्क डन हो जाएगा W से देखेंगे तो 20 - 10 तो +10, इतना जूल टोटल वर्क डन किया हुआ है इस फोर्स ने। ये प्लस किया है, माइनस किया है। इससे ये पता लगा फोर्स, इसमें फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसका फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये क्लियर हो गया हमें, यानी कि पहले वाला क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। बहुत आसान है, समझ में आ जाएंगे। पोज करके नोट डाउन करो। अभी हम सेकंड केस में देखेंगे। सेकंड केस में है वेरिएबल फोर्स है, इसका जो इस फोर्स का ये F = x² + 1 है। क्या है? F = x² + 1। ये इस ग्राफ का ये ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। इक्वेशन दिया रहेगा, वेरिएबल फोर्स की इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से। दोबारा बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। अगर ग्राफ दिया रहेगा तो हम किससे करेंगे? ग्राफ से, एरिया अंडर द कर्व। तो हमसे पूछा गया x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमसे सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट की पूछा जाए, इतना में वर्क डन क्या? इधर भी वर्क डन हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, कहीं भी वर्क डन हो गया। लेकिन x = 1 से लेकर x = 3 तक का वर्क डन पूछा, तो मैं ये जो एरिया है, ये इस एरिया अगर निकाल दो तो मुझे वर्क डन निकाल जाएगा। तो वर्क डन इसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करके हम इसको निकाल देंगे, ठीक, ओके। अगर ये नॉर्मल कंडीशन, अगर ये कार्व्ड नहीं रहता, नॉर्मल ज्योमेट्रिक फिगर रहते इस प्रकार, या तो स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होते, या जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमने इंटीग्रेशन कर दिया, क्या नहीं, इसमें इक्वेशन भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन का हमें निकालना है, ठीक है। x² + 1 का है, करते हैं। फिर इसका ये वाला चल रहा है, हम वर्क डन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का है, तो इनको हम इरेज कर रहा है, इसका यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। करेक्ट, ओके। क्या दिया हुआ है? F = x² + 1। हम क्या जानते हैं? वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ f dx, लोअर लिमिट कितना 1, अपर लिमिट कितना 3, तो इनको करेंगे x² + 1 dx, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट, नीचे आ जाएगा x⁴n + 1/n + 1, यानी कि 3 ये
और इंटीग्रेशन ऑफ dx का सिर्फ dx का होता है x। ठीक है, तो 1/3 इनकी वैल्यू आ जाएगा 3 क्यूब अपर लिमिट क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्यूब प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इनकी वैल्यू हो जाएगा 1/3 3 क्यूब 27 माइनस 1 26 प्लस 2। तो इनको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो वर्क डन इक्वल हमें कितना निकला, यहाँ से यहाँ लेके आया 26 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, इसको कैलकुलेशन कर लेना, इतना जूल हमें निकाल जाएगा। तो निकालने का तरीका अगर आ गया तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। वेरिएबल फोर्स के लिए हमें, कांस्टेंट के लिए हमें कैसे निकालते हैं, वेरिएबल के लिए कैसे निकालते, वर्क डन का हमें पता कर लिया। और चौथा नंबर हम क्या निकाले थे कि एफ और एक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का अगर ग्राफ दिया रहता है तो उसमें हम कैसे निकालते हैं, इतना हमें पता लगे। अभी हम वेक्टर का बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर वेक्टर फॉर्मेट पे दिया रहेगा तो तब हम कैसे निकालेंगे, या कौन सा क्वेश्चन के लिए हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वो भी पता चल जाएगा। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये भी हो गया तो इसको भी इरेज कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे, एक फोर्स है F इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप, एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी 10 kg 2 kg 3 kg से दिया रहेगा या किसी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही अप्लाई कर दिया तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1+1 से लेके 2 4 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। इससे हमें क्या समझ रहा है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ का 1, ये 1 है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पहला कंडीशन में इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पहला पोजीशन क्या दिखा रहा है, 1 और 2, यानी कि x में 1 y में हो गया 2, ये वाला पोजीशन। और दूसरी क्या है, x में 2 हो गया, y में 4 हो गया 4, तो यानी कि ये कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो फोर्स कैसे है, डायरेक्ट अगर लिखा रहता तो मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल के फिर दोनों का बीच का एंगल निकाल के हम कर देते हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्मेट पे है। तो इस प्रकार हम करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन फार्मूला वाला हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ओरिजिन से लेके उस पोजीशन, ओरिजिन से लेके वो पोजीशन, दोनों का बीच में जब हम एक दूसरे से माइनस करते हैं उस पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इसको अगर मैं R1 नाम देता हूँ, ये वाला आ जाएगा, ये हो सके इस लाइन में आ रहा है, चलो ये हो जाएगा मेरा R2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr इक्वल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यानी कि 2 माइनस 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 2, 1 i कैप प्लस 2 j कैप। ये मेरा इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मिल गया, 1 i कैप 2 j कैप। तो अभी हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। तो हम वर्क डन इक्वल क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल F डॉट डी। तो F में मुझे क्या मिला, 2i कैप प्लस 3j कैप, और डी डिस्प्लेसमेंट में कितना मिला है, डॉट 1i कैप प्लस 2j कैप। ओके, इस दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले भी बताया हुआ है, प्रीवियस लेसन में भी है। कैसे करते हैं, सिर्फ कंपोनेंट को प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6। आई नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है,
आफ्टर द डॉट प्रोडक्ट्स देयर इज नो मोर वेक्टर। डॉट जब तक है तब तक मैं वेक्टर बोल सकता हूँ, जैसे डॉट को हटा दिया देयर इज नो एनी वेक्टर। सो आई कैप एंड जे कैप विल नॉट बी अलॉन्ग विद दिस। हम लोग क्या गलती करते हैं, तो इसमें भी आई कैप और जे कैप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 2 + 6 कितना 8 जूल हमें वर्क डन हुआ। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन के लेने के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम आसानी से चाहे वो इस प्रकार दिया रह सकता है या इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, फोर्स को भी इस फॉर्मेट में दे सकता है, हो सके एक्स वाई जेड पे भी दे सकते, 3 डायमेंशनल, कौन मना कर सकता है। देने को देने दो, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आराम से हो जाएगी। तो इतना ही आज के लिए, मुझे नहीं लगता वर्क में और कुछ रह गया है। तो नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम वर्क, इसमें फोर्स 2 टाइप का है। ठीक है, उन फोर्सों के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक फोर्स ऐसा भी है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे कौन सा, पावर और एनर्जी। एनर्जी पहले पढ़ेंगे, फिर आखिर में पावर पढ़ेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक, ओके, चलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हमें कमेंट भी करना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, वेल डन, होप फॉर द बेस्ट।